आज की ताजा खबर की शुरुआत फिर से एक बार लाइक्स की रिक्वेस्ट के साथ करूंगा। 10,000 लाइक्स की रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूं। कल वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ था, आशा करता हूं आज वो टारगेट जरूर अचीव होगा। आज की ताजा खबर में पहले वर्ल्ड इकोनॉमी को देखेंगे, देन इंडियन इकोनॉमी एंड देन कंपनी स्पेसिफिक न्यूज। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में आज यूरोपियन इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन वाली जो इकोनॉमी है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, बिकॉज वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। 5 वो प्रॉब्लम्स है यूरोप इकोनॉमी के, जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली वर्ल्ड ओवर पड़ सकता है, जो हम ऑलरेडी फील भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो यूरोपियन इकोनॉमी के सबसे बड़े इश्यूज क्या है? तो पहला जो करंट इशू है वो है वोलेटाइल एनर्जी क्राइसिस। तो ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, जहां पे ऑयल एंड गैस सप्लाई डिसरप्ट हुआ है। और इस सप्लाई डिसरप्शन में यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो उनको अभी रियलाइज हो रहा है कि यार ये थोड़ा सा टोन डाउन रिएक्शन होता तो काफी अच्छा हो सकता था, जो नहीं हो पाया। एंड दैट्स वाई ये एनर्जी के प्राइसेस जो शूट अप हो चुके हैं, वो एक सबसे बड़ा इशू अभी सामने है यूरोपियन यूनियन के। अब जब एनर्जी के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरा जो इम्पैक्ट है या दूसरा जो मेन कंसर्न है यूरोपियन यूनियन का, उसकी इकोनॉमी का, वो है इन्फ्लेशन। वो भी यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कुछ कम था कि उसमें क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा इशू आ गया। आप लोग देख रहे होंगे यूरोपियन यूनियन में हो या फिर यूके में हो, जिस तरीके से 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर्स होते थे, बट नाउ दोज टेम्परेचर्स आर 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर में सस्टेन होने की ना उनकी कैपेसिटी है, ना उन्होंने कभी ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं फर्स्ट टाइम जब जब एक्सपीरियंस की जा रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसमें भी एनर्जी रिलेटेड नीड्स बढ़ रही है, क्योंकि ये वो सीजन था कि जहां पे काफी प्लेजेंट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर होता था और वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कम होती थी। मतलब एयर कंडीशनिंग वगैरह की अगर हम बात करते हैं, हीटिंग की तो जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, जब विंटर होगा तब लगेगा वो। बट अभी उनको जरूरत इतनी ज्यादा नहीं लगती थी, बट अब उसकी भी रिक्वायरमेंट आ रही है। तो और एनर्जी कंजम्पशन, वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑयल एंड गैस का सप्लाई नहीं है। और गैस का सप्लाई नहीं होने की वजह से जो उनके पावर प्रोजेक्ट्स है, जो गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स है, वो महंगे हो रहे हैं। उनको एनर्जी क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, तो ऑटोमेटिकली अनदर इम्पैक्ट विच इज लुकिंग विच वी कैन सी ओवर देयर। और ये सब कम था, जिसमें अब पॉलिटिकल टर्मोइल भी होनी शुरू हो चुकी है। इटली में आप लोग देख रहे होंगे, मारिको ड्रैगी, जो ईसीबी, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक थे, उसके हेड थे, वो इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, है, जिन्होंने मतलब लुक्स लाइक कि ही इज गोइंग टू गो अवे। तो वहां पे भी एक पॉलिटिकल टर्मोइल है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर जर्मनी एंड फ्रांस, इटली जो है। और अब जब टर्मोइल शुरू हुआ है, तो वहां पे जो राइट विंगर्स है, तो वो अगर सत्ता में आ जाते हैं या फिर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा जो एक इंक्लूसिव वाला जो एक उनका थॉट प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। और शायद फिर से जैसे यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला था, शायद हो सकता है और भी कंट्रीज उसके बाहर निकल सकती है, विच इज गोइंग टू बी वेरी बैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना है, मतलब ये जो चीजें है ना, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इट वाज नॉट, लुक्स लाइक इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दीज टू कंट्रीज। इनडायरेक्टली अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व। ये दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन कोल्ड वॉर। उसके बाद क्या हुआ? तो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग इन यूरोपियन यूनियन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। देन ये सब होने की वजह से हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल टर्मोइल। अब इसका रिस्क क्या बढ़ता है? इन सब चीजों से कौन किसका रिस्क बढ़ता है? वो है रिसेशन का। सो रिस्क ऑफ रिसेशन ये भी वहां पे है। तो यूरोपियन यूनियन जो है ये 5 प्रॉब्लम से अभी गुजर रहा है। अब इससे ये कैसे बाहर निकलता है और इसके साथ और कितने लोगों को वो रिपल इफेक्ट्स देके जाता है, ये भी देखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इंडिया का कंसर्न है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल कंट्रोल में आ जाता है, तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल फॉर इंडिया, ऐसा यहाँ पे लगता है। बाकी अब रिसेशन की बात हो रही है,
तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टेक कंपनीज है, नैस्डैक वाली जो कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेजॉन हो, मेटा हो, तो ये सारी कंपनीज ने हायरिंग जो है वो एटलीस्ट या तो स्लो कर दी है या तो कहीं कहीं पे इवन बंद भी हो चुकी है। जो पहले के उनके प्लान्स थे, जो ओपनिंग्स उन्होंने रखी थी वेबसाइट्स पे करियर्स में, तो वो निकालना शुरू उन्होंने कर दिया है। दे वांट टू वेट एंड वॉच फॉर सम मोर टाइम, और उसके बाद हायरिंग वगैरह करना है नहीं करना है, दे विल डिसाइड। सो टिपिकल रिपल इफेक्ट्स ऑफ रेसेशन जो हमें यहाँ पे फील होने शुरू हो चुके हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी का फोरकास्ट है वो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भी कम किया है। इवन फिक्की, ये जो हमारी एसोसिएशन है, तो उन्होंने भी वो अपने जो जीडीपी के ग्रोथ के टारगेट से वो कम किए हैं। एडीबी ने 7.2% का टारगेट रखा है FY23 के ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए। एंड जो फिक्की है उन्होंने 7% का वो टारगेट रखा है। उन्होंने, फिक्की ने बोला है कि आरबीआई का हॉकिश स्टैंस जो है वो अभी भी यहां से काफी ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है। इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी द मेजर कंसर्न, ऐसा एडीबी का भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी यहाँ पे कहना है। नोम्यूरा ने भी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट का या फिर इंडिया का, इस बार का इंडियन इकोनॉमी का, जो गवर्नमेंट का टारगेट है 6.4% का, वहां से अराउंड 0.4% वो स्लिप हो सकता है। यानी कि लास्ट ईयर जो 6.8% का फिजिकल डेफिसिट था, शायद इस साल भी फिजिकल डेफिसिट 6.8% पे ही रहेगा। यानी इन अ वे दिस इज अ नेगेटिव न्यूज, क्योंकि अगर फिजिकल डेफिसिट आपका बढ़ता है सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। ऑटोमेटिकली उसके इम्पैक्ट जो होते हैं वो निगेटिव, मतलब रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट का कम है और खर्चे गवर्नमेंट के ज्यादा है, सो दैट इज एन इम्बैलेंस, सो इट इज नॉट अ गुड थिंग, और वो और स्लिप हो रहा है यहाँ पे। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट अगर दूसरे एंगल से देखोगे, जब रिसेशन की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, हाई इंटरेस्ट की बातें बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रही है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्राइवेट सेक्टर जो होता है, जो स्पेंडिंग करने की उसकी कैपेसिटी होती है या फिर इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और इसीलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहां जो रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे जो सपोर्ट होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग की तरफ से आना चाहिए। एंड गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि भाई जो भी रिक्वायर्ड एलोकेशंस है वो करना ही है, जो हमने प्लान किए हुए। हो सकता है नए एलोकेशंस आपने प्लान नहीं कर रहे, नए फंड्स नहीं मिलेंगे, बट जो बजट में प्लान हुआ है 7.5 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल स्पेंडिंग, सो आई थिंक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कंप्लीट करने वाला है। दैट्स व्हाट इट इज शोइंग करंटली। नीति आयोग की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो आर&डी का स्पेंड है वो जो दुनिया में लोएस्ट है, ऐसा उनको लगता है। सो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। कोई कभी भी आपने हमने देखना है कि नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसके लिए आइडिएशन हो या फिर इनोवेशन हो, उसके लिए आर&डी का स्पेंड होना जरूरी है। वी अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स, और इसीलिए जो आर&डी है, इनोवेशन से, आइडिएशन से, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा होता है, बिकॉज दे स्पेंड मोर ऑन आर&डी एंड वी डू नॉट स्पेंड ऑन दैट। सो अगर एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल डेवलप करना है तो इवन आर&डी पे भी स्पेंडिंग होना उतना ही जरूरी है। लुक एट आवर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑल्सो, जो क्लियरली मतलब आर&डी पे डिपेंड होनी चाहिए, वहां पे भी 8 या 10% से ज्यादा आर&डी स्पेंड नहीं होता है। विजाविज 30 से 40% तक आर&डी स्पेंडिंग होती है वेस्टर्न वर्ल्ड वाली जो फार्मा कंपनीज है, डेवलप वर्ल्ड की जो फार्मा कंपनीज है उनमें। सो आई थिंक ये चेंजेस है जो लाने बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा हमारी इकोनॉमी के लिए ये साबित हो सकता है। बाकी बैड लोन्स, यानी कि जो खराब लोन्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ओवरऑल, तो वो बैड लोन्स मतलब आए नहीं पैसे इन अ वे, समझिए वैसा। सो दैट पर्टिकुलर नंबर करंटली इज अराउंड 6%, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर सब मिलके। तो ये नंबर बाय मार्च 2024 इट कैन गो डाउन टू 5 to 5.5%, मतलब यहां से 0.5% to 1% तक ये नंबर्स नीचे जा सकते हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। और इंडिया का जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मार्केट है, इसका एक प्रोजेक्शन आया है, एंड दैट प्रोजेक्शन इज $197 बिलियन बाय 2025। मतलब यहां से
in next 3 years time current size is around 105 billion dollar. तो ये यहाँ से बढ़ के 197 बिलियन डॉलर तक जा सकता है, मतलब 22% का CAGR का ग्रोथ इंडिया के प्रिवेंटिव सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में आ सकता है. सो इट्स अ गुड थिंग कि रादर देन क्योर करना किसी चीज को, प्रिवेंट करना ही सही है और उस पर भी फोकस हो रहा है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं यहाँ पे. सो इट्स अ गुड थिंग कि अगर प्रिवेंटिव में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो एज एन इकोनॉमी हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें काफी अच्छी हो सकती है. अब कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे. टाटा ग्रुप फर्म्स आर इन टॉक्स टू रेज 60,000 करोड़ रुपीस. कितने? 60,000 करोड़ रुपीस के फंड्स रेजिंग का प्लान टाटा ग्रुप की कंपनीज कर रही है. और ये फंड रेजिंग लोन्स के तौर पे नहीं, हर जगह, मतलब इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होने वाली है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें ईवी हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस है पैसा रेज करने में, टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, ये कंपनीज अग्रेसर होती हुई नजर आ सकती है आने वाले समय में. 60,000 करोड़ रुपीज इज द प्लान, कैपेक्स प्लान फॉर टाटा ग्रुप. हो सकता है ये साल में ही ये सारी चीजें फ्रुक्टिफाई हो जाए. अब बहुत सारे ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना आजकल की. अरे एफडी में तो 6-7% मिल रहे हैं, आइए हम आपको 9% देते हैं, 10% देते हैं, 11% देते हैं, 12% देते हैं. तो इस पे अब सेबी की नजर पड़ चुकी है. आई नो बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी सामने आए हैं जहां पे डिफॉल्ट हुए हैं. बहुत सारा प्रमोशन हुआ था, ऑनलाइन प्रमोशन हुआ था यूट्यूब के मतलब यूट्यूब से भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसको प्रमोट किया था. सो आई थिंक कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट जा चुकी है, कंप्लेंट्स जा चुके हैं आई से टू सेबी, एंड नाउ सेबी विल स्टार्ट रेगुलेटिंग दीज थिंग्स आल्सो. उसके लिए शायद जल्द ही एक व्हाइट पेपर आ सकता है, विच इज गुड. मतलब ये चीजें जो है ना, सेबी जो करता है रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, तो उसका जो हित होता है वही अल्टीमेट होता है. ये मैंने हमेशा देखा है सेबी के ये एक्शंस में. अब आप बोलोगे जब इनिशियली क्यों नहीं किया, आई थिंक दैट्स हाउ. ये इतने इनोवेटिव लोग हैं ना कि क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आएंगे ये सेबी सोच भी नहीं सकता है. तो जैसे ही ये डेवलप करते हैं, कंप्लेन शुरू हो जाती है, सेबी स्टार्ट्स टेकिंग एक्शंस, एंड दैट्स हाउ रेगुलेटर वर्क्स. बिकॉज इतना प्रोएक्टिवली, मतलब इनके इमेजिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते. मतलब क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म से फिक्स्ड इंटरेस्ट आप देने की बातें हो रही है. मतलब दिस इज क्रेजी थिंग्स वर हैपनिंग. आई हैव हर्ड अबाउट एमएलएम्स, बट नाउ जो एमएलएम्स है वो अलग अलग फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं. तो सेबी इज ट्राइंग टू कंट्रोल ऑल दोस थिंग्स. सो आई थिंक एज अ रिटेल इन्वेस्टर, बी एश्योर्ड दैट सेबी इज देयर. पीवीआर के कल रिजल्ट्स आए और बिगेस्ट एवर क्वार्टर रहा पीवीआर के लिए. ये प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जब यार दो दो बड़ी ब्लॉकबस्टर हजार हजार करोड़ की मूवीज अगर रिलीज हुई है फर्स्ट क्वार्टर में, केजीएफ चैप्टर 2 हो या फिर RRR हो, RRR हो, सो आई थिंक ये मूवीज की वजह से अच्छे दिन पीवीआर के आ चुके हैं और एग्रेसिव प्लान्स है उनके. और एक चीज तो है कि ओटीटी is not going to replace the traditional cinema, that's for sure. ये तो हमें समझ में आ गया. So it's a good thing. So again things will start improving ऐसा नजर आ रहा है. फिर से वो मर्जर भी है पीवीआर आइनॉक्स का. तो आई थिंक गुड डेज आर अहेड फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर. कल आईटीसी ने 52 वीक हाई लेवल टच किया. इंट्राडे लेवल अगर हम बात करेंगे तो लुक्स लाइक री रेटिंग इज ऑन कार्ड्स या फिर ऑलरेडी हो चुकी है. नाउ जो डबल डिजिट के मार्जिन से अगर जल्द ही वो अचीव हो जाते हैं, सो आई थिंक दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग फॉर आईटीसी एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस. एम्बेसी आरईआईटी, ये जो आरईआईटी है, उन्होंने 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट के लीज के डील्स को साइन किया है और ये जून क्वार्टर में. और ये बेस्ट एवर क्वार्टर रहा है, बेस्ट क्वार्टर रहा है फ्रॉम 2016 एम्बेसी आरईआईटी का. So looks like office spaces are again getting occupied. JP Morgan ने around 5.5 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया है. वो डील भी उसी में इंक्लूडेड है. So I think looks like normalcy is coming back, which is very positive. So hopefully उसके बाद कंजम्पशन वगैरह भी वैसे ही अच्छी तरीके से अगर आ जाएंगे तो I think we will be again on the
ग्रोथ पाथ और जो कोविड रिलेटेड कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और टेलकोज यानी कि टेलीकॉम कंपनीज एंड टेक कंपनीज जो है, टेक फर्म्स जैसे कि L&T टेक्नोलॉजीज हो, या फिर ये जो भी कैंपस में अपने अपने जो नेटवर्क्स रखना चाहते हैं तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वगैरह, तो अब ये लोग भी टेलीकॉम कंपनीज के साथ compete करने वाले हैं फॉर 5G ऑक्शंस। लिमिटेड ऑक्शंस की भी परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे दी है। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो इनके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स बनने वाले थे टेलीकॉम कंपनीज के, वो अब खुद का ही नेटवर्क बना के वो 5G मैनेज करेंगे, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए ये सही हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी टेलीकॉम कंपनीज के लिए यहां से जाती हुई हमने देखी है। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए, एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट जिसमें स्टॉक्स का रिसर्च है, म्यूचुअल फंड का रिसर्च है, एंड इवन रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज आर आल्सो देयर टू रेफर। तो आप ये सब सब्सक्राइब कर सकते हो investindia.in को विजिट करके। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।